तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक फ्रिक्शन। न्यू टॉपिक फ्रिक्शन। सबको फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया पहले से भी होगा। फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में पहले से कुछ आइडिया सबको होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कब कब डेवलप होता है और कहाँ पे डेवलप होता है। अगर हमारे लाइफ में फ्रिक्शन नहीं रहे तो हम लोग का लाइफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सब कोई जानते हो अगर मान लो कि फ्रिक्शन ही है जो हम लोग को क्या करता है। फ्रिक्शन मेनली क्या करता है? रोकता है, अपोज करता है। अगर तुम मान लो कि साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते समय हम लोग ब्रेक लगाते हैं या ब्रेक नहीं भी लगाते हैं तो हम लोग को हमेशा पैडल मारना पड़ता है। अगर पैडल मारना बंद कर दें तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगा? आगे चल के रोक देगा। तो फ्रिक्शन साइकिल को रोकता है। उसी तरह से किसी भी कार के में ब्रेक लगता है तो उसको रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। तो किसी गाड़ी का स्पीड को कम करने में फोर्स जो लगाता है वो कौन लगाता है? गाड़ी का इंजन लगाता है कि ग्राउंड लगाता है? ग्राउंड लगाता है। इंजन का काम क्या है? इंजन का काम है उसके व्हील को रोटेट करना। अगर बालू वाले सरफेस पे या जैसे मान लो कि और कोई सरफेस जिसमें फ्रिक्शन नहीं के बराबर है, जैसे ऐसा सरफेस जिस पे सैंड पार्टिकल हो या ऑयल ग्रीज गिरा हुआ हो या पानी गिरा हुआ हो या स्मूथ सरफेस हो जैसे आइस है, अगर वैसे सरफेस पे कोई कार चलाएगा तो एक्सीलेटर हम चाहे जितना भी बढ़ा दें उसका पहिया केवल रोटेट करेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। या अगर मान लो कि गाड़ी चलती हुई आ रही है दूर से और उसको सामने जाना है पार करके आइस वाले सरफेस से, वहां पर हम ब्रेक भी लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं। ब्रेक लगाने से क्या होगा? गाड़ी का पहिया का रोटेट होना बंद हुआ कि नहीं होगा? रोटेट होना बंद हो जाएगा। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का पहिया का रोटेट होना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन लगेगा नहीं। वो बिना रोटेट हुए गाड़ी स्किड करते हुए आगे बढ़ेगी। कभी देखो कि पुल से उतरते समय हम लोग अचानक जोर से ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का पहिया तो ठीक है वो रुक गया, रोटेट करना घूमना बंद हो गया, लेकिन गाड़ी का पूरा बॉडी एक साथ स्किड करते हुए स्लाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो किसी के स्पीड को कम करने में रोल है फ्रिक्शन का। अब मान लो किसी का स्पीड बढ़ाना है, जैसे किसी गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, तो इसमें कौन आएगा? फ्रिक्शन ही आएगा कि इंजन आएगा? स्पीड अगर बढ़ाना है, किसी गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है तो उसका स्पीड केवल इंजन बढ़ा सकता है कि इंजन के हाथ में नहीं है कुछ? तो इंजन के हाथ में केवल गाड़ी का पहिया को रोटेट करना है। इंजन केवल रोटेट कर सकता है, उसके अकाउंट में है केवल रोटेशन देना व्हील को टॉर्क लगा करके। अब स्पीड बढ़ाना है घटाना है, ये दोनों काम कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। हम लोग जब जमीन पे दौड़ते हैं अपना स्पीड बढ़ाते हैं तो हम लोग के स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन आगे लग करके उसके स्पीड को बढ़ाता है। और जब रुकना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कांटेक्ट ग्राउंड और फुट के बीच में, शू के बीच में, कि फ्रिक्शन पीछे लग के स्पीड को कम करता है।
तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो कि धरती से पृथ्वी से फ्रिक्शन अचानक गायब हो जाए, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाए कुछ समय के लिए, तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा, फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा उस पर। जैसे मान लो कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो फ्रिक्शन है ही नहीं कि उसको रोकेगा, तो वो गाड़ी एकदम चलती जाएगी, कितना ही ब्रेक लगा लो गाड़ी चलती जाएगी। सामने दीवार लगा तो टकरा करके भले ही फिर वापस रिवर्स हो जाए, फिर रिवर्स हो तो फिर हमको जाना ही पड़ेगा, तो रुकना पॉसिबल तभी है जब कोई दूसरा फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन ही है जो हम लोग के लाइफ को बहुत स्मूथ बनाए हुए। फ्रिक्शन कुछ केस में बहुत यूजफुल है और कुछ केस में क्या है, अनवांटेड भी है, लेकिन इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है। नेचर में टोटल कितने तरह का फोर्स होता है? 4 तरह का। ये हम लोग पहले देखे थे। एक तरह का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दो तरह में आ गया, न्यूक्लियर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें से कौन सा फोर्स है? तो फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रिक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो एक लाइन पहले लिख लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई डाउट इसमें नहीं ना? फ्रिक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है? ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है? हमेशा दो सरफेस के बीच में डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप कब होगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉडी ये है, इसका सरफेस, इसका ये सरफेस और ग्राउंड का ये सरफेस दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। तो डिफरेंट सरफेस जब कांटेक्ट में रहेगा तो दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स। देख लो, ये सरफेस जब इसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में दो सरफेस रहेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट में अपीयर बिटवीन टू सरफेसेज इन कांटेक्ट। ये डेवलप हो सकता है दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट में रहने पर। कभी ऐसा नहीं ना होगा कि कोई गाड़ी हवा में दो चल उड़ रही है, एरोप्लेन हवा में है, तो उस पर जमीन फ्रिक्शन फोर्स लगाता है? नहीं लगाता है। फ्रिक्शन फोर्स तो तभी लगाएगा कोई चीज जब दो सरफेस आपस में क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। अब कुछ चीज हम देखना चाहते हैं कि सबको पहले से क्या आ रहा है। पहले से कुछ लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर आता होगा, तो उसके आधार पर हम एक सवाल देते हैं, देखते हैं कि सबको आता है कि नहीं आता है। जैसे जो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मान लो कि एक सरफेस है और इसके ऊपर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर दिया हुआ है 0.5। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा ब्लॉक पे, ये बताना है। जिसको पहले से आ रहा है उसी के लिए क्वेश्चन है, जो पहले से कुछ भी नहीं पढ़े छोड़ दो। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और कोई आंसर किसी का? क्या आंसर आता है ना? फ्रिक्शन तो इतना सबको शुरू में आता ही है। तो चलो 100 न्यूटन सबका आंसर आया, और किसी का आंसर 100 आ रहा है कि कितना लोगों का आंसर 100 न्यूटन आया? 100 न्यूटन आया पहले से आंसर, बहुत अच्छा। 100 न्यूटन। और किसी को आता है पहले से तो ट्राई कर लो पहले। नहीं बोलना है, ये नहीं कि डरना नहीं कि हम कुछ गलत बोल देंगे तो कुछ गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हुई तो शुरुआत की बात है,
हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि सब इतना आ गया तो बहुत अच्छा है, आगे हम लोग और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कितना लोगों का आंसर 100 न्यूटन आ गया? मतलब पहले से फ्रिक्शन थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। आया? आया ना 100 न्यूटन? कैसे आया 100 न्यूटन? म्यू इंटू एम, एम इंटू जी, ये फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अगर कोई फ्रिक्शन पढ़ लिया है ना, कोई भी स्टूडेंट जो फ्रिक्शन पढ़ लिया है लेकिन ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, तो उसका आंसर 100 न्यूटन आ जाएगा। या मैक्सिमम लोगों से तुम पूछोगे तो आंसर वो 100 न्यूटन बताएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है? बहुत अच्छा। तो फ्रिक्शन हम क्या लिखे? मे अपीयर, फ्रिक्शन में अपीयर बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग सकता है। यहाँ पर अभी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? जब फ्रिक्शन की जरूरत होगा। और फ्रिक्शन की जरूरत कब होगी? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चलना चाहेगा, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करेगा या चलना चाहेगा। देखो, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जब उसमें स्लाइड करने का टेंडेंसी हो या वो स्लाइड कर रहा हो, तभी फ्रिक्शन डेवलप होगा। अभी ऐसे ही ब्लॉक को रखा हुआ है, ये ब्लॉक को जस्ट रख दिया गया, इसमें कोई स्लाइडिंग टेंडेंसी है क्या? अगर कोई चीज को, सामान को किसी सरफेस पर रख दो तो उसको कोई उसमें स्लाइड करने का टेंडेंसी है क्या? स्लाइड करने का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस पे आगे चल रहा है, एक सरफेस की तुलना में दूसरा सरफेस आगे या पीछे जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन। स्लाइडिंग का मतलब है रिलेटिव मोशन। तो जब एक बॉडी का सरफेस, जैसे यहां पर इसका ये सरफेस और इसका सरफेस, जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर से स्लाइड करना चाहेगा, अगर हम स्लाइड कब करना चाहेगा? जब इसको हम पुल करेंगे, इसको मान लो कि हम खींचना शुरू किए तो ये चलना चाहेगा। तो जैसे ही ये आगे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक कोई सरफेस दूसरे सरफेस पे चलना नहीं चाहेगा या नहीं चलेगा, तब तक फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। तो फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? जब एक सरफेस, जब दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो रहा हो, स्लाइडिंग हो रहा हो या स्लाइड करने का टेंडेंसी हो। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, स्लाइडिंग हो ही नहीं रहा है और ना तो स्लाइडिंग का कोई टेंडेंसी है। जैसे मान लो कि कोई बहुत भारी पत्थर है, कोई बहुत भारी पत्थर है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड एकदम रफ है, ग्राउंड और पत्थर दोनों रफ है, कि फ्रिक्शन लगेगा। तो अभी क्या है ना कि पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इस पर कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि एक बच्चा आकर के इसको इसको पुश किया, इसको पुश किया, तो ये थोड़ा सा आगे चलना चाहेगा, लेकिन अभी पत्थर नहीं चला है, पत्थर वहीं पर पड़ा हुआ है। कि छोटा सा बच्चा आके पुश किया, कुछ नहीं हुआ, पत्थर हिला डुला नहीं, लेकिन पत्थर में आ गया है टेंडेंसी आगे की तरफ चलने का। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? ग्राउंड इस पे लगा देगा पीछे की तरफ। अब एक इसका दूसरा दोस्त भी आ गया, दूसरा दोस्त भी इस पे फोर्स लगा दिया, तो फोर्स थोड़ा सा और बढ़ा, इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी थोड़ा सा और बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होगा? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलना चाहेगा, उसको कोई पुश करेगा, तो सरफेस दूसरे पे चलना चाहेगा या उसमें स्लाइड करने का, स्लाइडिंग का टेंडेंसी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज डेवलप्स, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज डेवलप्स when there is when there is sliding or
स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी बिटवीन surfaces in contact। देखो, तो फ्रिक्शन तो तभी डेवलप होगा जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस आगे या पीछे चलना चाहेगा, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा। स्लाइडिंग का मतलब यहाँ पर समझना क्या है, स्लाइडिंग का मतलब है स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं ना, कहाँ स्मूथ है। नहीं, स्लाइडिंग का मतलब स्लाइड कर रहा है, फिसलना, उसका मतलब रिलेटिव मोशन। यहाँ पर स्लाइडिंग का मतलब है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। स्लाइडिंग का मतलब है यहाँ पर रिलेटिव मोशन। अगर मान लो कि ना तो स्लाइडिंग हो रहा है और ना उसका कोई टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जितना जरूरत होगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, और ये अपना डायरेक्शन सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट कर लेगा। जैसे तुम सोचो कि अगर इस ब्लॉक को हम आगे की ओर पुल करें, अगर इस ब्लॉक को हम आगे की तरफ खींचें, तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे की ओर लग जाएगा। अगर मान लो कि हम इसको चला नहीं पाए, थोड़ा सा फोर्स लगाए, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, फोर्स थोड़ा और बढ़ाए, फ्रिक्शन थोड़ा और बढ़ के अभी भी इसको रोके हुए है। जब तक ये नहीं चल रहा तब तक फ्रिक्शन क्या है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ये फोर्स फ्रिक्शन लगा के रोक दिया, तो फ्रिक्शन अभी जीरो से बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ रहा है। अगर मान लो कि इस ब्लॉक को तुम इधर खींचना शुरू कर दिए, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं कि ये अपना वैल्यू जो है खुद से एडजस्ट कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर। अब सोचो कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रिक्शन फोर्स किसी सरफेस पे किधर लगेगा, अपोजिट टू। अब इसका हम आंसर दे रहे हैं, सबको बताना है कि सही है कि गलत है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये सही गलत है, क्या गलत है, मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन, स्लाइडिंग। ये जो है ना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, जैसे शुरुआत में हम बताए थे कि मोशन को रोकता है, ये दिमाग में है, वो रफ आइडिया। लेकिन अब एग्जैक्ट सेंस से बात करना है सही तरीके से, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, स्लाइडिंग को रोकता है। स्लाइडिंग मतलब रिलेटिव मोशन, जिसका रिलेटिव मोशन जिधर होगा, जैसे मान लो कि नीचे वाले सरफेस की तुलना में, नीचे वाला सरफेस मान लो कि रेस्ट में है, नीचे वाला सरफेस जो है रेस्ट में है, और अगर इस ब्लॉक को आगे पुल करोगे, तो नीचे वाले सरफेस की तुलना में ये जो इसका ऊपर वाला सरफेस है, अगर इसको पुल करेंगे तो ये ऊपर वाला सरफेस किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास मोशन है आगे की ओर, मतलब रिलेटिव मोशन इसका आगे की ओर है, तो इसका स्लाइडिंग आगे की ओर है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब मान लो कि नीचे वाला सरफेस कुछ ऐसा होता है, जैसे कि नीचे वाला जो सरफेस है, प्लेटफॉर्म है, वो किसी स्पीड से चल रहा है। मान लो कि ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो अब देखो दोनों में तुलना करो, ऐसे नहीं बोल देंगे कि इससे फ्रिक्शन पीछे लग जाए क्योंकि इसका मोशन आगे है, ऐसा नहीं। हमको देखना है कि दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में कौन सरफेस एक की तुलना में आगे जा रहा है, रिलेटिव देखना है। तो देखो कि इन दोनों में कौन सरफेस आगे जा रहा है, नीचे वाला, तो इसके पास रिलेटिव मोशन है आगे की तरफ, इसका रिलेटिव मोशन यानी स्लाइडिंग आगे की ओर हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लगेगा। और इसी तरह से इसके बारे में क्या बताएंगे, इसकी तुलना में इसका स्लाइडिंग किधर हो रहा है, पीछे हो रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे है,
तो इसके पे फ्रिक्शन आगे है, यानी कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। मोशन के अपोजिट कोई जरूरी नहीं है, इसका मोशन तो आगे की तरफ है लेकिन फ्रिक्शन इस पे किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे तुमको एकदम क्लियर समझना तो समझो, जैसे मान लो कि तुम किसी बाइक पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, बाइक पे बैठा हुआ है, तुम्हारा सामने कोई दोस्त है वो बाइक चला रहा है, वो हैंडल उंडल धरे हुए, ठीक है। इसको मान लो कि तुमको लगता है कि हैंडल पकड़ के इसको आगे खींच रहा है, और पीछे तुम्हारा दोस्त दूसरा बैठ गया। अब ये मान लो कि तुमको टच भी नहीं किए हुए है, फिर भी ये आगे की ओर जा रहा है। ये बाइक अगर आगे जाएगा तो ये पर्सन आगे की ओर कैसे जा रहा है, या पीछे मान लो कि तुम सामान रख दिए हो, ये भी इसके साथ साथ आगे चला जा रहा है, ये पर्सन आगे कैसे जा रहा है। तो आगे जाने के लिए इसको पे फोर्स चाहिए, एक्सेलेरेशन जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर। तो इसको चाहिए फोर्स, और फोर्स के रूप में क्या मिलेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आगे की ओर लग करके इसको आगे ले जा रहा है, तो इसके मोशन को इधर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो तुम सोचो कि अगर बाइक पे बैठ के एकदम ऐसे चमकीले स्मूथ कपड़ा पे पहन के बैठ गए जिसमें फिसलने का खतरा है, एकदम फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो बाइक क्या होगा, आगे चला जाएगा, तुम वहीं पे रह जाओगे। या मान लो कि कुछ कुछ लोग बस की छत पे ट्रेवल करते हैं, अब बस की छत एकदम फ्रिक्शनलेस बना दिए, स्मूथ कर दिए, अब कोई आदमी इस पे बैठा है, अब बस मान लो कि अपना स्पीड बढ़ाया, तो इसके साथ ही आदमी जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो आदमी जहाँ है, क्योंकि इसको आगे जाने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा। तो अगर बस के साथ साथ उस पर सामान रखा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ है, वो बस के साथ साथ चला जा रहा है, तो उस आदमी को तुम सोचो कि वो आगे की ओर कौन कैसे जा रहा है, तो उससे फ्रिक्शन आगे की ओर उसको ले जा रहा है। तो फ्रिक्शन किसी के मोशन को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, और मोशन को अपोज भी करता है। फ्रिक्शन ऐसा है कि उसके चलते मोशन भी हो सकता है और मोशन रुक भी सकता है। ये नहीं सोचें कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता है, मोशन को वो बना भी सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा होगा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। तो पहला चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात अब यहां समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स will be always opposite to the relative motion that is sliding or tendency of sliding। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, स्लाइडिंग के अपोजिट लगेगा, या उसका जिधर टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट लगेगा। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, इस सरफेस का स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग हो रहा है आगे की तरफ, या स्लाइडिंग टेंडेंसी है आगे की तरफ, स्लाइडिंग टेंडेंसी है आगे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया सबको, कोई डाउट इसमें। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये सोचना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि फ्रिक्शन कैन सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। जैसे बस की छत पे कोई सामान रखा है, सामान बस के साथ साथ आगे चला जा रहा है, तो उसको आगे की ओर एक्सेलेरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन वहां पर क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। गाड़ी में एक्सेलेरेटर ऑन किए, गाड़ी में एक्सेलेरेटर बढ़ाए, ऑन किए, तो फ्रिक्शन उसको स्पीड को आगे बढ़ाएगा, फ्रिक्शन उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ब्रेक लगाए, मोशन को अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन किसी के मोशन को क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, सपोर्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है। लेकिन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज स्लाइडिंग टेंडेंसी। बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी। चलो, अभी तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना इसमें? समझ में आया? फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? इधर होगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी के या स्लाइडिंग के हमेशा अपोजिट होगा। अब चलो, सबको एफबीडी ड्रॉ करने के लिए दे रहे हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन शो करना है। इस पे शो करो, फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर इस ब्लॉक को कोई आगे की ओर पुल करेगा, इस पे फोर्स आगे की ओर लगाकर पुल करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की ओर। तो इसका एपीडी अगर ड्रॉ करेंगे, तो एपीडी में ग्राउंड और ब्लॉक का सरफेस दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। ग्राउंड की तुलना में ये सरफेस किधर जाना चाह रहा है? आगे। इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी या स्लाइडिंग किधर होगा? आगे की ओर। तो इससे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। ये कौन लगाया? ये फ्रिक्शन फोर्स कौन एग्जर्ट किया? ग्राउंड। तो न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार ये ब्लॉक का सरफेस पे ग्राउंड पे फोर्स किधर लगा देगा? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में किस नियम के अनुसार लगेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार लगेगा। क्योंकि एक सरफेस, ये सरफेस इस पे फोर्स फ्रिक्शन का पीछे लगाया है, तो ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा देगा, मैग्नीट्यूड उतना ही। तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगेगा इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी नोट कर लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू surfaces in contact always acts in accordance with Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में हमेशा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार लगेगा। कोई दिक्कत अभी? हाँ बोलो। फैन बंद कर दें।
अकॉर्डेंस विथ, फैन बंद कर दो यार। हाँ ठीक है, नहीं नहीं उसको, ठीक है ठीक है। चलो अब ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको। दूसरा अब एबीडी ड्रॉ करना है, हटा दें इसको। अब चलो, अब देखो, ऐसा है कि सिचुएशन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये है ग्राउंड, और ब्लॉक ए को वेलोसिटी मिल गया है 20 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी को वेलोसिटी मिल गया है 15 मीटर पर सेकेंड, या मान लो कि 25 मीटर पर सेकेंड। तो सभी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन शो करना है, हर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो सबको दिखाना है एफबीडी में कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच सरफेस, चलो हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हर सरफेस पे बता के दिखाना है किस डायरेक्शन में लगेगा। सब कोई ड्रॉ कर लिए? तो एफबीडी सबको ड्रॉ कर लिए?
चलो तो अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले सारे सरफेस को अलग अलग करते हैं। ठीक कर देते हैं सबको। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सभी सरफेस अलग हो गया ना। अब देखो कि किस किस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक एक करके देखते हैं। क्या इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है। अब कांटेक्ट है इसके बीच में और इसके बीच में। पहले इन दोनों का सरफेस देख लो। इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट कांटेक्ट है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो पहले देखो, इन दोनों में देखो कि इन दोनों में कौन सा सरफेस है जो आगे जा रहा है? नीचे वाला। यानी नीचे वाले का रिलेटिव मोशन है आगे की तरफ। ये अगर रेस्ट में कर दे तो उसकी तुलना में ये किधर जा रहा है? आगे की ओर। तो इसका स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन है आगे की ओर। तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स मान लो लग गया F1। F1 कौन लगाया है? ये सरफेस लगाया है। तो इस सरफेस पे अब हमको नहीं सोचना है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अब ये नहीं सोचना है कि कौन किधर जा रहा है, क्या उससे भी आएगा ही आंसर। तो ये सरफेस इस पर फ्रिक्शन लगा दिया है पीछे की ओर, तो ये वाला इस पे लगा देगा फ्रिक्शन आगे की ओर। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। ठीक है, ये डाउट किसको नहीं ना इसमें? देख लो दोनों के बीच में, ये है जा रहा है कितने से? 20 के स्पीड से, और ये नीचे वाला जा रहा है 25 के स्पीड से। तो इसके तुलना में ये सरफेस आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो इसका रिलेटिव मोशन, यू रिलेटिव या रिलेटिव मोशन या स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इसका हो रहा है आगे की तरफ। तो स्लाइडिंग के अपोजिट फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा पीछे की तरफ। इसकी तुलना में इसका स्लाइडिंग किधर हो रहा है? पीछे की तरफ, क्योंकि ये 20 और ये 25 है, तो इसको रेस्ट में करो। तो रेस्ट में करेंगे तो उसकी तुलना में किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो इसका स्लाइडिंग है पीछे की तरफ। स्लाइडिंग इसका पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लग गया? स्लाइडिंग के अपोजिट। फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग के लगेगा अपोजिट। कोई डाउट? अब आ जाओ इस दोनों के सरफेस बीच में। ये तो रेस्ट में है, ये सरफेस ग्राउंड है, तो ये है रेस्ट में। इसकी तुलना में ये सरफेस किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। इसका स्लाइडिंग आगे हो रहा है, तो इससे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू मान लो हो गया F2। ये ग्राउंड पे लगा देगा फ्रिक्शन फोर्स, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में F2। ये हो गया FBD। कोई डाउट किसी को इसमें? अब नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन अब कुछ भी रहेगा डायरेक्शन में तो दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग को देखना है कि मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स का कितना होगा। असाइनमेंट तो सबको मिला ही हुआ है फोर्स का, है ना? देखें असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन इस पर देते हैं जो डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है क्वेश्चन। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। इसके बाद 128, 128, ये दोनों बना लेना है, आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज, एक पहले क्वेश्चन सबसे पूछेंगे तो हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझेंगे। अब ऐसा एक देखो एग्जाम्पल।
चलो अब ये देख लो, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, दोनों का मास सेम है। इसका मास है मान लो कि m, इसका भी मास है m, दोनों का मास सेम है। लेकिन इसका जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, ये सरफेस एरिया मान लो कि ज़्यादा है। ये तो फिगर्स दिख रहा है ना, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया कम है। और दोनों चल रहा है मान लो कि सेम स्पीड से, या दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की है। सिचुएशन दोनों के लिए एक्सटर्नल कंडीशन सेम है। मान लो कि ये चल रहा है विथ सम वेलोसिटी भी, ये भी चल रहा है विथ सम वेलोसिटी भी, तो किस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा या सेम लगेगा? क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा? तो फ्रिक्शन जो दोनों सरफेस पे लगेगा, इस सरफेस पे, रफ दोनों के लिए सब कुछ सरफेस एक जैसा है, रफनेस दोनों के लिए सेम है, तो बताना है कि फ्रिक्शन इस पे ज़्यादा होगा, किस पे ज़्यादा हो या कम ज़्यादा, क्या लगता है? और बोलो कोई, क्या क्या लगता है? जो लगता है बोल देना है। पहला पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि एरिया कांटेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लगा तो बोल देना चाहिए ना, तब ना समझेंगे हम लोग। सबको लग रहा है, लेकिन सबके मन में क्या चल रहा है कि अच्छा कुछ गलत कहीं तो ना हो जाए, और तो गलत होगा तो ना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया कम हो ज़्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड इस पे करेगा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दोनों पर क्या लगेगा? सेम लगेगा। जैसे इसका वेट mg है, इसका अगर एफ ड्रॉ करें तो एफ में mg हो गया नीचे की तरफ, और नीचे का सरफेस इस पर लगा देगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, इसका भी mg नीचे की तरफ, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ग्राउंड लगा देगा ऊपर की तरफ। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दोनों के लिए क्या है? दोनों में सेम आ गया, n बराबर mg। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दोनों में सेम है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात हो गया, फ्रिक्शन फोर्स ऑलमोस्ट remains independent of area of surface in contact. Friction force almost remains independent of area of surface in contact. तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एरिया पे डिपेंड करेगा? लगभग नहीं पे बराबर। कुछ स्पेशल केस जैसे कि हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, रोलिंग मोशन जहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है। जैसे पहिया जो घूमता है रोड पे, सरफेस पे रोटेशन में है, तो वहाँ पर एक पॉइंट कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम जाता है। तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी इसलिए बोला गया कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है एरिया पे। अब फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चलो अब यहाँ पे देखो,
अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इस ऑब्जेक्ट का अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर मान लो कि पुल किया गया, आगे की ओर इसको पुल करके स्लाइड कराया गया, ये सरफेस किधर चलना चाहेगा, पीछे आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाए किधर, पीछे की तरफ। और इस पे यहाँ से नीचे का जो सरफेस है इस पे क्या लगा दिया है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखेंगे, एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन। ये समझ गए, जितना अधिक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा उतना अधिक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन, ये होता है। और इसी के बाद अगर इसको बराबर करना है, इक्वेट करना है, तो एफ मैक्स बराबर, एक यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं म्यू, तो म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। म्यू इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। maximum value of friction force will be directly proportional to normal contact force n। फ्रिक्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू है, म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस तरह का कोई भी कांस्टेंट मिलेगा ना जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ पर जो लग जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया गया है, इस कांस्टेंट का नाम दे दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला एकदम आसान है, एफ बराबर म्यू इंटू एन। म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है, सरफेस का नेचर, कि कौन सा सरफेस कितना अधिक रफ है। जितना अधिक रफ होगा म्यू का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कोई स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू 0 होगा, अगर स्मूथ है फ्रिक्शन लेस है तो म्यू का वैल्यू 0 होगा, और कम रफनेस बढ़ता जाएगा तो म्यू का वैल्यू 0 से बढ़ता जाएगा। तो म्यू का वैल्यू 0 से बड़ा, और कहाँ तक हो सकता है म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से ऐसा छोटा होगा, या 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्या दिक्कत है। म्यू का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, म्यू का वैल्यू केवल 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है। तो म्यू का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कहाँ तक जा सकता है, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है ना। एकदम सरफेस समझ लो कि रफ है, खतरनाक रफ है, कि कोई चीज़ चला ही नहीं पाओगे, तो म्यू का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन मिलेगा जिसमें म्यू का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो म्यू
कैन बी हैविंग एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। जीरो से बड़ा कोई वैल्यू हो सकता है। वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ सरफेस। अच्छा, किसी भी दो सरफेस के जो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होता है उसके पीछे कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने के पीछे क्या कारण है? कैसे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है? उसका ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होता है, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है और ये एक दूसरे सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस सरफेस पे जब इसको मान लो कोई चलाना चाहेगा, कोई इसको पुश करेगा फोर्स लगा करके, तो फ्रिक्शन इस पे डेवलप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है? कहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है? ये सरफेस नीचे वाला लगा देगा फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन ये फ्रिक्शन कैसे डेवलप हुआ? तो अगर हम इसको जो है ना, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो सरफेस हमको इस तरह का दिख रहा है, प्लेन या स्मूथ दिख रहा है, रियल में वो सरफेस ऐसा है जिसमें कि बहुत छोटा छोटा गड्ढा बना हुआ है, इस तरह का स्मॉल स्मॉल डिच बना हुआ है। दूसरा सरफेस जो नीचे का है उसमें भी स्मॉल स्मॉल डिच बना हुआ है, और सब का स्मॉल स्मॉल डिच आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरलॉक्ड है। जैसे एक सरफेस जो है हमको यहाँ से स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर इसको तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें तुमको छोटा छोटा गड्ढा बना हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक सरफेस का डिच दूसरे सरफेस के डिच में क्या है, इंटरलॉक्ड है। तो जब हम इसको आगे चलाना चाहेंगे तो एक दूसरे का डिच जो है वो इसको चलने से रोकेगा, और उसके कारण से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ये तो एक रफ आइडिया है। एग्जैक्ट सेंस में बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है कोई भी डेवलप होता है उसमें दो चीज है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रिक्शन में, तो ध्यान से देखते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट का एक एटम के लेवल पे तुम जाकर सोचो, इसका एक एटम है, तो हर एटम में क्या होता है? हर एटम में न्यूक्लियस है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है। तो तुम लोग जानते हो कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करा दें या कहीं पे चार्ज चला दें, तो मूविंग चार्ज अपने आप में एक छोटा मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। किसी वायर में करंट क्या है, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जो काम मैग्नेट कर सकता है वही काम करंट कैरिंग वायर करता है। जैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच सकता है, दूर भगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। उस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर भी क्या करेगा, किसी वायर में अगर करंट फ्लो करा दो तो वो भी किसी मैग्नेट को अपनी ओर खींच सकता है, दूर भगा सकता है। तो कोई भी मूविंग चार्ज अपने आप में एक मैग्नेट है। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसके अंदर में वो एक छोटा मैग्नेट हो गया। तो हर एटम एक छोटा मैग्नेट की तरह है। अब देखो नीचे वाला जो सरफेस है उसमें भी एक छोटा सा एक एटम ले लो, तो उसका भी एटम क्या है, छोटा मैग्नेट है। दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रहा है। तो दो तरह का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। एक तो इसमें जो एटम में चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का सबका मिलकर चार्ज है ना, और दूसरा एटम में भी चार्ज है। तो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक। ये जो फोर्स है दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसके कारण से जो है ना ये दोनों सरफेस बीच में फोर्स डेवलप हो रहा है, उसके पीछे कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर हम रफ आइडिया से बात करें, मोटे लेवल पे बात करें, तो ये फ्रिक्शन क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल डिचेज इंटरलॉक्ड बिटवीन टू सरफेसेस। और जब इंटरलॉक्ड है तो जब कोई सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड करना चाहेगा तो इंटरलॉकिंग टूटता है, और उसके कारण फ्रिक्शन वहाँ पर शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाद में थोड़ा सा कम होने लगता है, वो भी बाद में समझेंगे। और एग्जैक्ट लेवल में बात करें तो ये फोर्स जो लग रहा है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड सबको देख लिए, कितना मैग्नीट्यूड आया फोर्स का, म्यू इंटू एन। चलो अब एक दो सवाल देते हैं, सबको पहले ट्राई करेगा उसके बाद आगे बात करेंगे। कितना सबको समझ में आया?
देखो, एक है 20 kg का ब्लॉक, 20 kg का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिए दोनों सरफेस बीच में कितना है, म्यू बराबर दे दिया गया 0.8 दे दिया गया, 0.8 दे दिया गया। और इस पे हम फोर्स एक ऐसे लगा दिए हैं, इसको फोर्स से आगे की ओर खींच रहे हैं, फोर्स एफ ये दिया हुआ है कि फोर्स एफ लगा के इसको खींचा जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड acceleration of the block if F बराबर A बराबर 100 न्यूटन। तो सब अपने अपने कॉपी में बना के रखेगा ध्यान से, सबको एफबीडी बता दिए, फॉर्मूला बता दिए हैं, कॉपी में बना करके रखो, एफबीडी ड्रॉ करो, फ्रिक्शन निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो। देखते हैं सबको क्या क्या समझ में आया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये सब निकालना है। आज किधर डायरेक्शन के साथ बताना है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन के साथ बताओगे, डायरेक्शन के साथ एक्सेलरेशन। अब बाहर से अप्लाई किया जा रहा है, ब्लॉक पे फोर्स बाहर से अप्लाई किया जा रहा है एफ, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स उसको खींच रहा है, आई की ओर फोर्स उसको खींच रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ये सब देखो। कितना आ गया, तो बनाओ ठीक है, तब हम देख रहे हैं, बनाते चलो। क्या दिक्कत है, गलत होगा तो पहली बार गलत ही होता है। फॉर्मूला सबको पता है ना जी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता दिए हैं, म्यू इंटू -3 जे कब कहाँ से आई कब ना, एक्सेलरेशन या तो पीछे चाहेंगे ही ना होगा। तो बताते हैं कि क्या है, म्यू फ्रिक्शन बराबर होता है फॉर्मूला क्या, म्यू इंटू एन, एन 200 ना हुआ, म्यू 0.8 है, और एक्सप्रेशन कैसे, फोर्स नेट की नेट फोर्स ना, एक 100 लगाए हो इधर से और फ्रिक्शन 160 लगा, तो नेट कितना बचा, नहीं अब बताते हैं हम बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ आगे बढ़ो अपने से, बढ़ेगा तब ना आगे सीख पाएगा।
चलो सबका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, भले ही जीरो आ जाए। F बराबर m में जीरो से आ गया, A बराबर 5 आया, कैसे आया 5? F बराबर m है, F क्या होता है? नेट फोर्स। या बीडी ड्रॉ करो ठीक से। हाँ, आप देख बस तुम अपना काम करो, अपना काम करो अभी। आगे इधर चलो, अब इसमें देखो कुछ लोगों का जो आंसर आया है, कुछ लोग जो बनाए हैं सब जैसे से बनाए हैं ना वैसे से लिख दे रहे हैं, तुम खुद समझो कि सही गलत है। पहला काम n निकालेंगे, पहला काम n निकालेंगे, तो इसका mg कितना है? mg 200, और नॉर्मल ग्राउंड लगा देगा कितना? n बराबर 200। कोई दिक्कत है? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना? n बराबर 200, n इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? एफ मैक्स। तो एफ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन, हमेशा यही फॉर्मूला तुम्हारे पास है, म्यू इंटू एन। म्यू एम जी कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एन बराबर एम जी है तब म्यू एम जी। हो सकता है कि एम जी कुछ और एन कुछ और हो जाए, तो एक ही फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। ऑलवेज फॉर्मूला यूज करना है, एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.8 इंटू 200, तो ये आ गया 160। 160 सबका आ गया है। अब एक्सेलेरेशन निकालने लगे, एक्सेलेरेशन निकाल रहे हो, देखो कैसे एक्सेलेरेशन निकाले। इधर फोर्स कितना लगा है? इधर लगा है 100, फ्रिक्शन किधर लगा है? 160, तो नेट फोर्स किधर बचा? नेट फोर्स किधर? पीछे, नेट फोर्स पीछे, नेट फोर्स पीछे 60, तो एक्सेलेरेशन भी पीछे हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाई मास, यानी कितना हो गया? 3, और किस डायरेक्शन में? पीछे की ओर आया ना, ऐसे माइनस में आया है। अब तुम इधर ध्यान से देखो, तुम्हारा आंसर आया है 3 मीटर पर सेकेंड पीछे की ओर। तुम किसी ब्लॉक को ऐसा कभी अजूबा चीज सोचे हो, किसी ब्लॉक को सरफेस पे आगे खींच रहे हो और वो पीछे चला जा रहा हो? ऐसा कभी होगा? नहीं ना होगा। यानी गलती यहाँ पर कर दी है। क्या गलती की है? बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देंगे, तुम मैक्सिमम लोगों से पूछो आंसर में वो 3 बता देंगे जो फ्रिक्शन पढ़ लिए उनसे। तो इसमें ध्यान से हम लोग को देखना है कि किसी ब्लॉक को अगर तुम छोड़ दो तो रेस्ट में रहेगा, अगर खींचोगे तो हो सकता है आगे चलना चाहेगा, नहीं चला तो रेस्ट में ही रहेगा। थोड़ा और फोर्स बढ़ाएंगे तो अभी भी मान लो नहीं चला है, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा है कि ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, तो ब्लॉक तो आगे ही ना चलेगा। ब्लॉक को हम आगे खींच रहे हैं तो इधर ही चलेगा। एक्सेलेरेशन पीछे आने का बात कहाँ से हो रहा? तो गलती कहाँ हुआ? गलती ये हुआ है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तुम ले लिए। तो अब यहाँ से ध्यान से मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, लेकिन फ्रिक्शन कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा जरूरत पे। शुरू में ही बोले थे फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? जितना जरूरत हो उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो अब सारी बातों को ध्यान समझते हैं कि अगर सीधे हम फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कितना रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हम लोग को चेक करने के लिए था कि ये हम लोग चेक कर लेंगे फ्रिक्शन इतना लग सकता है अधिक से अधिक, लेकिन अब जरूरत कितना का है? तो तुम सोचो, अगर इस ब्लॉक को नहीं खींचते, रेस्ट में रखते, तो फ्रिक्शन कितना लगता है? 0 लगता है। अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा हम फोर्स ला के आगे खींचना शुरू किए, ब्लॉक नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे लगा। अब देखो इसमें, देखो उस केस में दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है अधिक से अधिक 160 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा लगेगा जरूरत के अनुसार। अब देखो, अगर इस सरफेस को तुम पुल नहीं किए तो ये चलना नहीं चाह रहा है, कोई स्लाइडिंग या उसका टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन 0 होगा।
मान लो कि तुम इस पे फोर्स लगा दिए हो, बढ़ा करके 0 से 20 न्यूटन बढ़ा दिए, कोई इसको 20 न्यूटन फोर्स से खींचा, तो ये किधर चलना चाहेगा? आगे की ओर, आगे की ओर चलना चाहेगा। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे की ओर। और फ्रिक्शन कहाँ तक लग सकता है? 160 तक लग सकता है। लेकिन अभी इसको 20 से ही खींचे हैं, तो फ्रिक्शन रोकने के लिए कितना तक पहुंच के रुक जाएगा? 20 तक पहुंच के रुक जाएगा, और ब्लॉक अभी भी नहीं चलेगा। तो 20 ही से खींचोगे तो फ्रिक्शन 160 कैसे पहुंचेगा? फ्रिक्शन 20 पे ही आके रुक गया। अब अगर तुम 20 से फोर्स को बढ़ा के कर देते हो, मान लो 80 न्यूटन, 80 न्यूटन से अगर इसको खींचना शुरू कर दे, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तुरंत कितना बढ़ जाएगा? 80 न्यूटन। फ्रिक्शन 160 तक बढ़ के जा सकता है, लेकिन अब 80 न्यूटन से इसको पुल किया गया है, तो फ्रिक्शन भी इसको रोकने के लिए 80 न्यूटन तक रुक करके इसको रोक देगा। अभी ब्लॉक नहीं चलेगा, अभी ब्लॉक रहेगा रेस्ट में, लेकिन फ्रिक्शन कितना लग चुका है? 80 लग चुका है। अगर इस फोर्स को बढ़ा करके 80 से बढ़ा के कर दो तुम 160, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कहाँ तक चला जाएगा? 160। फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, 160 तक आ चुका है। अभी तक ब्लॉक नहीं चलेगा। तब तक ब्लॉक नहीं चलेगा जब तक कि हम इसे 160 न्यूटन का फोर्स अप्लाई नहीं कर दें। यहाँ पर कितना लगाए थे? 100 न्यूटन लगाए थे। तो 100 न्यूटन लगाए थे तो फ्रिक्शन भी 100 पर आकर के रुक गया, और ब्लॉक रहेगा रेस्ट में, ब्लॉक अभी भी नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लगा? 100 न्यूटन। तो तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला है तो वो किसके लिए है? ये है कि मैक्सिमम कितना इस पे लग सकता है। सिचुएशन जैसा होगा कुछ भी कर दे, अधिक से अधिक वैल्यू फ्रिक्शन का इतना ही लग सकता है। लेकिन जरूरत अगर कम की है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर 160 से हम बढ़ा करके फोर्स को कर दे 200, 200 कर दिए, तो फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ जाएगा? अब 200 जाएगा? नहीं जाएगा। अब फ्रिक्शन 160 पे ही रुकेगा और ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। अब एक्सेलेरेशन होगा। तो ब्लॉक को एक्सेलेरेशन तो तब मिलेगा जब फ्रिक्शन बढ़ करके कहाँ तक पहुंच जाएगा? मैक्सिमम तक। ये तुम समझ लो कि कोई चीज चलना शुरू तभी करता है जब फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचता है? मैक्सिमम में। उसके बाद ही ऑब्जेक्ट चलेगा। अगर हो सकता है कि हम फोर्स जो लगाए हैं बाहर से वो मैक्सिमम फ्रिक्शन तक नहीं जरूरत है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं पहुंचेगा तो ब्लॉक रहेगा रेस्ट में। कोई चीज तभी स्लाइड करेगा जब फ्रिक्शन का वैल्यू पहुंच जाएगा मैक्सिमम तक। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कहां से कहां लग सकता है? तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक लग सकता है। 0 से मैक्सिमम तक फ्रिक्शन का वैल्यू लग सकता है। हम तो एक फॉर्मूला बताया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, इसका फॉर्मूला बताया है। अब यहां से समझेंगे किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो फ्रिक्शन लग सकता है 0, अगर जरूरत ही नहीं है किसी फोर्स का तो फ्रिक्शन 0। थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन 0 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ करके फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम तक, यानी कि B/N तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का वैल्यू 100 न्यूटन और एक्सेलेरेशन 0। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज में लाई between 0 to its maximum value, that is फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ लग सकता है? तो 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है। ये फॉर्मूला तुम्हारा सब केस के लिए हो गया। तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में लग सकता है, यानी कि फ्रिक्शन
का वैल्यू 0 से लेकर के म्यू इंटू एन के बीच में लाई कर सकता है। तो फ्रिक्शन के बारे में अब जाकर के इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिला। फ्रिक्शन का वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा फ्रिक्शन का, उसका वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट, तुम लोग को पढ़ना लिखना नहीं है, तो समझ में आ गया है ना, पढ़ाई लिखाई उसका मतलब नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है। अरे आराम से लिखेंगे, समझेंगे ना बढ़िया से, तो ध्यान से समझेंगे। एकदम पूरा क्लास में इंटरटेनमेंट मूड में रह सकते, सभी पढ़ाई होने वाला है। फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में बता देते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन श्योर है कि अकेला फ्रिक्शन से आना है, हर साल एक क्वेश्चन फ्रिक्शन से रहना ही रहना है। और 4-5 क्लास में फ्रिक्शन कंप्लीट होता है। अंतिम क्लास का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन एकदम देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन एकदम जाना पहचाना रहेगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा अलग है, न्यूटन्स लॉ से थोड़ा सा अलग है। न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या करते थे ना कि डायरेक्शन नहीं सोचते थे, कोई किधर भी चल गया पुल्ली ब्लॉक, और उसके बाद हम लोग माइनस प्लस आता था, बताते थे कि माइनस का मतलब अपोजिट, प्लस का मतलब सेम, सही डायरेक्शन, ये सब मानते थे। लेकिन इसमें तुमको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। फ्रिक्शन में क्या है ना कि हर चीज ऐसे ही आंख मूंद करके नहीं सोच सकते हैं। वैल्यू अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया है, म्यू का वैल्यू चेंज हो गया, फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया, तो तुमको सब कुछ शुरू सोचना है। कोई चीज रटा रटा काम आने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली सोचना है इसमें फ्रिक्शन में। और एक क्वेश्चन श्योर है कि फ्रिक्शन से आना ही है, और हर साल लगभग 1-2 कॉन्सेप्ट के आसपास क्वेश्चन घूमता है, तो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि श्योरली बनेगा। तो फ्रिक्शन के बारे में समझ गया कि फ्रिक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जा सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे तब तक नहीं चलेगा जब तक कि फ्रिक्शन 0 से बढ़ के कहाँ नहीं पहुंच गया, मैक्सिमम तक नहीं पहुंच गया। तो जब कोई सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड करना शुरू करता है या चलता है, तो वहाँ फ्रिक्शन क्या आता है, मैक्सिमम। और जब तक नहीं चल रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा, तब तक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से मैक्सिमम बीच में कोई भी हो सकता है। तो व्हेन वन सरफेस slides over other surface, then friction between two surfaces will be, क्या होना चाहिए, will be, क्या होगा, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता है, चलना शुरू कर दिया, तो उससे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर स्लाइड फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंचा है तो स्लाइडिंग नहीं होगा। इफ देयर इज नो sliding between surfaces, then friction between surfaces may lie between 0 to maximum value of friction. Zero to maximum value of friction. अब सारी बातों का एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू, अब कॉन्सेप्ट इतना ही है पूरे फ्रिक्शन में। देखो मेन कॉन्सेप्ट तुमको मिल गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग को अब एग्जाम्पल से समझना है, डिफरेंट क्वेश्चन समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बस यही है कि फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ लगेगा, 0 से
मैक्सिमम के बीच में लगेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, एक ब्लॉक है, सबको इधर नोट कर लिए। ब्लॉक का मास है 5 kg, ब्लॉक का मास है 5 kg। ब्लॉक रखा हुआ है रफ सरफेस पे, ब्लॉक रखा हुआ है रफ सरफेस पे। म्यू का वैल्यू मान लो दे दिया गया 0.6 दे दिया गया, 0.6 दे दिया गया, ठीक है। अब देखो, जो एकदम फ्रिक्शन कुछ नहीं पढ़े हुए केवल फॉर्मूला याद कर लिया है, फ्रिक्शन बराबर म्यू एम जी, उससे पूछो कि बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो कितना बोल देगा, 30 न्यूटन बोल देगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करने के पहले हम लोग एन निकाल लेंगे। तो इसका एम जी कितना है, एम जी 50 है और नॉर्मल भी 50 है। तो नॉर्मल का वैल्यू निकल गया, नॉर्मल बराबर 50 न्यूटन। और इससे मिल जाएगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू एन, यानी 0.6 इंटू 50, यानी कि 30 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 30 न्यूटन। कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कितना, 0। अब मान लो कि इस पर हम फोर्स लगाना शुरू किए, फोर्स लगा दिए हैं 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 0 से बढ़ के अचानक कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन 0 से बढ़ के हो जाएगा 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा 10 न्यूटन, और ब्लॉक अभी भी नहीं चलेगा। अगर हम इस 10 न्यूटन से बढ़ा के इधर से फोर्स को कर दें 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी तुरंत 10 से बढ़ के हो जाएगा 20 न्यूटन। अगर फोर्स इधर से जो अप्लाई करें उसको बढ़ा के कर दिए 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कहाँ चला जाएगा, 30 न्यूटन। अभी तक ब्लॉक नहीं चला है, रेस्ट में रहेगा। लेकिन हम बताए हैं कि जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा तब तक नहीं चलेगा। अब मैक्सिमम पहुंच चुका है, अगर तुम मैक्सिमम फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दो, मान लो इस पे तुम फोर्स लगा दिए हो 35 लगा दिए, 35 न्यूटन, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा और फ्रिक्शन तो 30 पर ही आकर क्या होगा, अब इससे नहीं बढ़ेगा, तो अब यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो देखो 10 पे 10 लगाए तो फ्रिक्शन भी 10 पहुंचा, 20 लगाए फ्रिक्शन भी 20 पहुंचा, 30 लगाए फ्रिक्शन भी 30 पहुंचा। अभी तक ब्लॉक रेस्ट में रहा, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जैसे ही 35 लगाए ब्लॉक चलना शुरू कर दिया, 31 लगा दोगे ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, और फ्रिक्शन 30 पर आकर के रुका रहेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम तक। और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंचेगा उसके बाद ही ब्लॉक चलेगा। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंचा है यानी ब्लॉक रहेगा रेस्ट में। रेस्ट का मतलब यहाँ पर स्लाइडिंग 0 होगा, दोनों सरफेस एक साथ भी चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सरफेस के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगा, मतलब एक सरफेस दूसरे पे आगे पीछे नहीं जाएगा। हो सकता है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा हो तो स्लाइडिंग नहीं होगा, यहाँ पर तो ग्राउंड रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहेगा। अगर नीचे वाला सरफेस मान लो कुछ स्पीड से चल रहा था तो ऊपर वाला भी उस सेम स्पीड से चलने लगेगा, दोनों एक साथ चलने लगेगा। दोनों अगर मान लो कि सेम वेलोसिटी से चले तो स्लाइडिंग हुआ, नहीं हुआ। तो स्लाइडिंग तभी होगा जब फ्रिक्शन पहुंच जाएगा कहाँ तक, मैक्सिमम तक। चलो अब ऐसा एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, तो अब तो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फ्रिक्शन का। तब सबको एक दो क्वेश्चन बनाना है। पहले तो मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 8 kg, 8 kg, और ब्लॉक इज केप्ट, ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए रफ सरफेस where coefficient of friction is 0.5। इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F, फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक and friction force on the block if, first question, F equals to 0, second question, F equals to 20 Newton, third question, F equals to 30 Newton, fourth question, F equals to 40 Newton।
फिफ्थ क्वेश्चन, F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, F इक्वल्स टू 150 न्यूटन। चलो अब तो सबको आ ही चुका है, आंसर भी आ गया होगा। नहीं नहीं, केवल फ्रिक्शन बताना है, अभी एक्सेलरेशन नहीं पूछे हैं, केवल फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा। जैसे इस एग्जाम्पल समझा है ना कि 10 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा 10, 20 लगाया तो फ्रिक्शन कितना हो गया 20, 30 लगाया तो फ्रिक्शन 30, 30 पे रुक गया, 35 लगाया तो 30 ही रहा, तो वही फोर्स दे दिया गया, फ्रिक्शन केवल बताना है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 40 न्यूटन, तो एन कितना हो गया 80 न्यूटन, इसका वेट है mg, mg है 80 न्यूटन, तो नॉर्मल भी लग जाएगा इस पे 80 न्यूटन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इक्वल्स टू 80 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू एन, तो 0.5 इंटू 80, ये हो जाए कितना 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 लग सकता है। अब देखो यहाँ पर ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाए, तो फ्रिक्शन भी कितना लगा 0 लगा, नीचे का सरफेस ऐसे है, और ब्लॉक पे कितना कितना फोर्स लगाए, मान लो 10 लगा दिए, 20 लगाए, फोर्स 20 लगाए, तो फ्रिक्शन भी तुरंत बढ़ के कहाँ, ये ब्लॉक सरफेस आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे लग के इसको रोकेगा, फ्रिक्शन का काम है रोकना, इसको चलने से स्लाइड करने से रोकना, तो 20 लगाए तो फ्रिक्शन भी रोकने के लिए पीछे की ओर 20 लग जाएगा। अगर इसको हम 20 से बढ़ा के कितना कर दिए 30 कर दिए, तो 20 से बढ़ा करके कर दिया गया 30, तो फ्रिक्शन भी 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में कितना था 40, 40 था, फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना तक चला जाएगा 40 तक, 40 न्यूटन तक पहुंच गया, मैक्स पहुंच गया। अभी तक ब्लॉक चला था, रेस्ट में था, अब 40 से बढ़ा के कर दो 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना रहेगा 40 रहेगा, 100 से बढ़ा के कर दो 150, फ्रिक्शन कितना रहेगा 40 रहेगा, कितना ही फोर्स बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन 40 रहेगा, केवल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन में जब 20 है तो फ्रिक्शन 20, 30 है तो फ्रिक्शन 30, 40 है तो फ्रिक्शन 40, 40 से ज़्यादा फोर्स लगा दिए ब्लॉक चलने लगेगा, और ब्लॉक चलेगा एक्सेलरेशन से। अब सबको बताना है इसमें एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ, पहला क्वेश्चन F इक्वल्स टू 60 न्यूटन, दूसरा क्वेश्चन F इक्वल्स टू 90 न्यूटन, तीसरा क्वेश्चन F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, F इक्वल्स टू 160 न्यूटन,
F इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो डिफरेंट फोर्स पे एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक, कितना एक्सेलरेशन से ब्लॉक चलेगा। इस बार तो सबसे बन जाना चाहिए। आ गया आंसर। ठीक है। सबका आंसर आ गया। सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एन कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शन में जो है ना, सबसे पहले एन कैलकुलेट कर लिया करो। तो एम जी है 200, तो नॉर्मल भी कितना 200। तो एम जी का वैल्यू 200, तो नॉर्मल का वैल्यू भी 200। नॉर्मल इक्वल्स टू 200। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स बराबर ये होता है कितना, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 200, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा, रेस्ट में रहेगा। तो पहला 3 क्वेश्चन में जो है फोर्स कितना कितना लगाए हैं, फोर्स एफ बराबर कितना है 60 है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 लग सकता है, जब तक 100 तक फ्रिक्शन नहीं पहुंचेगा ब्लॉक नहीं चलने वाला है। लेकिन उसको तुम 100 से कम से खींच रहे हो, 60 से खींच रहे हो, 60 से पुल कर रहे हो, तो फ्रिक्शन भी 60 पे जाकर के रुक जाएगा, ब्लॉक को रोक लेगा। तो देखो फ्रिक्शन हमेशा जो कारण है फोर्स, फ्रिक्शन का जो कारण है रीजन फोर्स, हमेशा फ्रिक्शन को हम लोग सोचेंगे रीजन फोर्स के रीजन फोर्स के टर्म में कि फ्रिक्शन का कारण कौन है। तो फ्रिक्शन का कारण ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन लगाना चाह रहा है, ये फोर्स इसको स्लाइड कराना चाह रहा है, ये फ्रिक्शन का कारण है। तो ये जो कारण है रीजन फोर्स मैक्सिमम से ज़्यादा है कि कम है ये देखेंगे। तो रीजन फोर्स मैक्सिमम से कम है तो फ्रिक्शन रीजन के बराबर आकर के रुक जाएगा। जो कारण फोर्स है 60 है, तो फ्रिक्शन भी 60 पे आकर के रुक जाएगा और ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो एक्सेशन क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन में भी फोर्स लगाए हैं F इक्वल्स टू 90, ये भी कारण फोर्स जो है फ्रिक्शन के मैक्सिमम से कम है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू इसी के बराबर रुक जाएगा। 90 से खींचेंगे तो फ्रिक्शन रोकने के लिए बढ़ के 90 तक चला जाएगा, या तो 100 सकता है लेकिन 90 पर ही आकर के रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू 90 पर रुक गया और एक्सप्रेशन अभी भी क्या होगा 0। थर्ड में फोर्स लगा दिए हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर, F बराबर 100 कर दिए, तो फ्रिक्शन भी जो है वो तुरंत
190 से बढ़ के 100 पे चला जाएगा। तो अब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जस्ट मैक्सिमम तक पहुंचा है, तो एफ का वैल्यू 100 हो जाएगा। ये जस्ट मैक्सिमम पे पहुंचा, अब यहाँ से ब्लॉक स्लाइड करने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ से ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन F0 100 हो चुका है और एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा, 0 होगा। अब फोर्स से देख लो कि फोर्स जो लगाए हैं वो मैक्सिमम से ज़्यादा है, 160 है। ये कारण फोर्स है, कारण मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंचा रहेगा। फ्रिक्शन 100 रहेगा मैक्सिमम के बराबर, एफ लगेगा क्या, मैक्सिमम। और अब एक्सलेशन निकालना है, तो एक्सलेशन बराबर होता है नेट फोर्स बाई मास। ब्लॉक पे देखो कि नेट फोर्स कितना लगा, तो इधर से लगाए हैं कितना, 160 लगाए हैं, और फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए कितना तक पहुंच गया है, 100 तक, 100 तक। तो नेट फोर्स इसका एक्सलेशन होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सलेशन इसका आगे की ओर है, तो एक्सलेशन हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है, 160 माइनस 100, तो 160 माइनस 100 नेट फोर्स बाई मास। मास कितना है, 20 है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद एक पांचवा में था, एफ का वैल्यू 200 कर दिए, ये भी मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर, मैक्सिमम के बराबर 100। और ब्लॉक पे फोर्स लगाए हैं 200, फ्रिक्शन पहुंच चुका है मैक्सिमम तक 100, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाई मास, नेट फोर्स 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 नेट फोर्स बाई मास कितना है 20, तो ये आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो कहीं पर, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन इस समय कोई क्वेश्चन, बोलो कोई क्वेश्चन, क्या बोलो, कोई है तो बोलो क्वेश्चन, हम तो चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आए। आज तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका केवल सीखे हैं फ्रिक्शन का, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसी को अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। थोड़ा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं क्या। फ्रिक्शन जो देख सकते हो कि बाहर से जो फोर्स अप्लाई किए, तो अभी तक मेन कॉन्सेप्ट क्या समझो फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन का वैल्यू देखेंगे कि फ्रिक्शन का कारण कौन है, किस फोर्स से चलते फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, रीजन फोर्स। रीजन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम से कम है, तो फ्रिक्शन रीजन के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स अगर रीजन फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा लगा दिए, तो फिर फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा और ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। तो अब देखो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, ये नोट कर ली सबको, ये सबका तो आंसर सही आ गया होगा। हो गया जी, हटा दें इसको। ग्राफ तब तक सब कोई बुक से पहले देख लेगा एक बार, ठीक है। फ्रिक्शन और बाहरी फोर्स और फ्रिक्शन का ग्राफ एक बार बुक में देखना कि किस तरह से ग्राफ उसका दिया हुआ है। तब तक एक सवाल देते हैं कि सब थोड़ा सा गलती होना चाहिए ना कुछ, अब तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक होना चाहिए ना। मान लो कि ब्लॉक है, कितना मास बढ़ा देते हैं, नहीं कुछ तो गलती होगा, 40 kg कर दिए, 40 kg का मास है, 40 kg का मास है, और इस पे फोर्स अप्लाई कर दिए, कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिए, कितना मान लो कि कितना बोलते हैं फोर्स, 100, 200 न्यूटन करते हैं, 200 न्यूटन, एंगल देते हैं 37 डिग्री। और म्यू का वैल्यू दे दिया गया
0.5 0.5। तो बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे कितना लगेगा। ये सबके लिए क्वेश्चन हो गया। और फ्रिक्शन कितना लग जाएगा। सबको ट्राई करो ट्राई करो। फ्रिक्शन में गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में गलती होगी तब सीखेंगे, गलती होगी तब सीख पाएंगे, ठीक है ना। इससे डरना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रख के चलना है। Q 0.5 है। हम तो हिंट अभी दे ही रहे थे कि गलती करना जरूरी है और कॉन्सेप्ट को हमेशा सोच के चलना है। फ्रिक्शन कितना है ये सबका। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना। 200, 100, 160 और 200 तुम्हारा आ रहा है और 140 तुम्हारा आ रहा है। तो आंसर फ्रिक्शन का हम बता दे रहे हैं। एक आंसर आ रहा है 200, एक आंसर आ रहा है 160, एक आंसर आ रहा है 140। और किसी का आंसर आ रहा है 200 पे लॉक कर दें। 120 भी आ रहा है आंसर। 140 को लॉक कर दिया जाए। क्या है। तो सबके लिए होमवर्क रह गया, लेकिन लॉक तो कर दिए हैं। लॉक हो चुका है, 140 पे लॉक हो चुका है। अब तुम लोग देखोगे कि 140 कैसे आएगा। आंसर होगा 140। अब सबको क्या काम है, 1 मिनट ध्यान सुनो जी सबको। ही देखें असाइनमेंट। अब थोड़ी थोड़ी देर ध्यान सुनते हैं। चलो अब ध्यान से देखो असाइनमेंट। ओह, क्या है बातचीत कर रहा है भाई सब कोई। अभी 1 मिनट ध्यान से सुनो सब कोई। चलो अब इसमें सबसे पहली बात कि कुछ लोग घर पे होम पढ़ाई लिखाई सेल्फ स्टडी या होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉपी भी देख रहे हैं। गार्जियन से भी आइडिया मिलते रहता है। तो गार्जियन से बच्चे जाके क्या झूठ बोल दे रहे हैं कि होमवर्क नहीं मिल रहा है। पहला गलत पहला है कि नहीं, होमवर्क ही नहीं है। नहीं नहीं, हमको पता है ना कि कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। जाकर के 11th क्लास में, 11th, ए सुनो सब ध्यान से। 11th और 12th में मार मार पीट करके पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। केवल यहाँ से मिल सकता है आपको क्या चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन मिलेगा, जिसको पढ़ना उतना से पढ़ लेगा, रिजल्ट लाएगा। और जिसको रिजल्ट नहीं लाएगा वो बहानाबाजी करते रह जाएगा। जिसको भी रिजल्ट लाना है, पढ़ाई करना है, हम करें कि रिजल्ट तुम नहीं लाओ, लेकिन जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको जो करना है उस पर मेहनत करो। रिजल्ट
लाने का ये एक प्रोसेस है। आईटी और नीट या कोई भी बढ़िया एग्जाम की तैयारी क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तुम बहुत कुछ सीखते हो, कोई जरूर नहीं कि रिजल्ट अचीव कर लोगे, लेकिन तुम जो चीज़ सीखोगे पूरे लाइफ में काम आएगा, हर क्षेत्र में काम आएगा। तो अपना जो काम है मेहनत करने का, लगन के साथ उस पर काम फोकस करना है, रेगुलर रहें, टेक्निक अप्लाई करें। पढ़ाई में मान लो कि हो सकता है कभी कभी पूरा हेल्प नहीं मिल पा रहा हो, रिजल्ट सही नहीं आ रहा हो, तो तुम सोचो कि और क्या टेक्निक लगाएं कि पढ़ाई में मन लगे। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है कि बहुत खतरनाक तरीके से कुछ करना है, सिंपल तरीके से है। घर पे जाके स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी, जो होमवर्क मिलता है उसको तैयार करोगे। सबको असाइनमेंट का क्वेश्चन अभी 4-5 ही मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 105, 106 असाइनमेंट का, 105, 106, 107, 108, 109, 109, ये इतना क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन 122, क्या उस समय 122, फिर 125, लिखो 125, 126, 127, शुरुआत में 127 बताए थे, 127। बस इतना क्वेश्चन शुरू के लिए है, इतना क्वेश्चन शुरुआत में है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।